बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन पर और उसकी टाइप्स पर, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थोड़ी सी ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशंस के हवाले से। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है किसी भी ट्रांसफार्मर की, वोल्टेज एंड नंबर ऑफ़ टर्न्स की कैलकुलेशन किस तरह होती है, करंट इनपुट और आउटपुट जो है ट्रांसफार्मर की वो किस तरह कैलकुलेट की जाती है, और आखिर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो होता है ट्रांसफार्मर का वो क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाई है। इसको समझाने के लिए हमने एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर ले लिया। ये कोई सा भी ट्रांसफार्मर हो सकता है। सबसे पहले तो हम देख लें ये पर्पल कलर से जो है ये वाइंडिंग्स हैं हमारी। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हमने लेफ़्ट साइड पर रखी है, सेकेंडरी वाइंडिंग हमने राइट साइड पर रखी है। रेड कलर से इसके गिर्द घूमने वाला, इन मेटल कोर्स के गिर्द अंदर घूमने वाला फ्लक्स है जिसको हम फाई से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म्स हैं जो हम यूज़ करेंगे फार्मूलेज में वो किस तरह होती हैं। वीपी यानी कि वोल्टेज प्राइमरी जो हमने यहाँ पर अप्लाई किए हैं, ईपी यानी कि ईएमएफ प्राइमरी। तो वीपी की वजह से जब यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन का अमल होता है तो इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, उसको हम ईपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आईपी जो है वो इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फ्लो होने वाला करंट है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया सेकेंडरी वाइंडिंग में, इसकी म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ईएस यानी कि ईएमएफ सेकेंडरी जो यहाँ पर इंड्यूस हुआ। उसके बाद जब यहाँ पर हमने लोड कनेक्ट किया तो वीएस जो हमें सेकेंडरी के आउटपुट पर वोल्टेज मिले, वीएस यानी वोल्टेज सेकेंडरी, आईएस यानी कि हमारे लोड में फ़्लो होने वाला करंट जो हमें ट्रांसफार्मर की आउटपुट पर यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग पर मिल रहा है। एनपी और एनएस नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं प्राइमरी के, एनपी, एनएस नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ नोट कर लेंगे, जैसा कि हमने बताया था ट्रांसफार्मर में दो चीज़ों में कोई चेंजिंग नहीं आती है। एक तो फ्रीक्वेंसी में यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग पर अप्लाई की जाने वाली वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वही हमें सेकेंडरी की आउटपुट पर मिलेगी। इसी तरह पावर में कोई चेंजिंग नहीं आती। पावर में अलबत्ता थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है लेकिन वो लॉसेस की वजह से आती है। तो यहाँ पर हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर ले रहे हैं जिसमें कोई लॉस नहीं है। तो जब कोई लॉस नहीं है तो हमारी पावर इनपुट और आउटपुट पर मान लें कि हमें सेम मिल रही है। तो ऐसी सूरत में हमारी जो कैलकुलेशन है वो हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारी ईएमएफ इक्वेशन यानी कि नंबर 1। तो ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है। ईएमएफ इक्वेशन जैसा कि हमने बताया कि प्राइमरी वाइंडिंग पे जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो ईएमएफ इक्वेशन को निकालने के लिए जो हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, उसको हम कहते हैं यानी कि EMF इज़ इक्वल टू माइनस एन डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी। इसको अगर हम आसान अल्फाज में बयान करें तो वो इस तरह होता है कि अगर हमारे ट्रांसफार्मर में कोई लॉसेस नहीं है तो हमारे अप्लाइड किए हुए वोल्टेज और हमारी सेल्फ इंडक्शन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली EMF जो कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में हो रही है वो बराबर होती है। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी EP जो है वो बराबर है हमारे VP के, यानी कि EP EMF प्राइमरी बराबर है VP यानी कि वोल्टेज प्राइमरी के। तो इसी रेशो को हम ले लेंगे सेकेंडरी पर। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पर जब सेकेंडरी पर EMF जनरेट होगी तो वही हमें मान लें कि VS पे मिल रही है तो ES हमारी बराबर हो जाएगी VS के। तो इसीलिए अब हम इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले लेंगे आगे फार्मूले में। तो हम यहाँ पर E को हटा देते हैं और ख़ाली VP और VS की वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि वोल्टेज डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे नंबर ऑफ़ टर्न्स पर, यानी कि हमारी जो वाइंडिंग है वो कितने टर्न्स पर मुश्तमिल है। तो इसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। मान लें कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है उस पर 1000 टर्न है, 1000 टर्न है हमारी NP, हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ़ टर्न्स 1000 हैं, सेकेंडरी के 500 हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 500 टर्न्स
ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि NS। अच्छा, जो हम प्राइमरी वाइंडिंग को वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं यानी कि VP हमारे बराबर हैं 220 वोल्ट, और जो हमें आउटपुट पे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं VS बराबर हैं 110 वोल्ट। तो प्राइमरी पे हमने 220 वोल्ट दिए, सेकेंडरी से हमने 110 वोल्ट ले लिए। इसका क्या मतलब हो गया, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो इस तरह होती है, VS डिवाइडेड बाय VP, ये बराबर होते हैं हमारे नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय NP। इसका क्या मतलब हुआ, जैसा कि हमने बताया, अब हम इस फार्मूले को यहाँ पर ले लेते हैं। VS यानी कि आउटपुट के वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग के, वो हमें मिल रहे हैं 110, यहाँ पर हमने ले लिए, डिवाइडेड बाय VP जो हमने अप्लाई किए थे वो थे 220। तो 110 को अगर हम 220 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, हमने 110 को डिवाइड कर दिया 220 से, 0.5 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये फार्मूला क्या बता रहा है कि VS डिवाइड बाय VP बराबर होता है NS डिवाइडेड बाय NP के। तो अब यकीनन जो हमारे नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के, नंबर ऑफ़ टर्न सेकेंडरी हमने यहाँ पर NS बताए थे 500 और NP बताए थे 1000। तो जब 500 1000 से डिवाइड होंगे तो हमारे पास सेम आंसर आएगा जैसा कि फार्मूला बता रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इस तरह बराबर होती हैं। अब मान लें कि हमारे पास 3 वैल्यू हैं, एक वैल्यू हमें मालूम करनी है। हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसके प्राइमरी नंबर ऑफ़ टर्न जो हैं वो 100 हैं, सेकेंडरी नंबर ऑफ़ टर्न जो हैं वो 75 हैं। प्राइमरी वोल्टेज हम दे रहे हैं 250, सेकेंडरी वोल्टेज हमें मालूम करने, तो वो किस तरह होते हैं। तो अब इसी फार्मूले को लेकर हम कैलकुलेशंस करते हैं इस तरह कि VS जो है, यानी हमें VS मालूम करना है। तो अब हम इस फार्मूले को इस तरह ले लेंगे कि VS बराबर हो जाएगा NS और VP जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्रॉस में। तो NS हमें मालूम है यानी कि 75 मल्टीप्लाई VP हमारे पास है 250। तो पहले तो हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 75 को हमने कर दिया मल्टीप्लाई 250 से, ये हमारे पास आंसर आया 18,750। 18,750 जो हमारे पास आंसर आया है, अब हमने इस वैल्यू को यहाँ पर ले लिया है। अब ये डिवाइड हो जाएगी आखिरी वैल्यू से यानी कि NP से, जो कि हमारे पास थी 100। तो जब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ गया 187.5। इसका क्या मतलब हो गया कि हमने जो वोल्टेज दिए थे वो 250 थे और आउटपुट पे हमें 187 मिले, यानी कि ये स्टेप डाउन कर दिया इसने। तो वोल्टेज किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जैसा कि हमने बताया नंबर ऑफ़ टर्न्स पर। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स प्राइमरी के ज़्यादा थे, सेकेंडरी के कम थे, जिसकी वजह से इसने वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन कहते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई एक वैल्यू मालूम नहीं है तो आप क्रॉस में इस तरह इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मालूम कर सकते हैं। तो ये तो होता है वोल्टेज और नंबर ऑफ़ टर्न्स का आपस में रिलेशन। अब हम बात कर लेते हैं करंट की। तो यहाँ पर चूँकि जगह कम है, अब हम दूसरे पेज पे बात करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं करंट की कैलकुलेशन किस तरह होती है इनपुट आउटपुट पे। तो आपको अगर पावर का फार्मूला याद हो, यहाँ पर हमारे पास P ऊपर आता है, VI आमने सामने आ जाते हैं। तो पावर हमारी बराबर होती है वोल्टेज बाय करंट के, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट के। अब यहाँ पर पावर जो है वो इस तरह हो जाएगी, अगर हमारे पास VP और VS हमें मालूम है तो वो बराबर होती है IS डिवाइडेड बाय IP। यानी कि यहाँ पर प्राइमरी के वोल्टेज ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ करंट नीचे आएगा, यहाँ पर वोल्टेज सेकेंडरी के नीचे हैं तो यहाँ करंट ऊपर होगा। जैसा कि हमने बताया था, अगर हमारी पावर कांस्टेंट है तो हमारे वोल्टेज बढ़ाने पर करंट डिक्रीज़ होता है और वोल्टेज घटाने पर करंट इंक्रीज़ होता है। इसकी मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं कि हमारी जो पावर है वो 100 वाट है।
जो कि ट्रांसफार्मर में इन हो रही है। 100 वाट के ट्रांसफार्मर में जो हम वोल्टेज दे रहे हैं प्राइमरी पे वो हमारे पास हैं 1000 वोल्ट, और जो हम सेकेंडरी से ले रहे हैं वो हैं 100 वोल्ट। तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अब सबसे पहले तो हम करंट की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी कि अगर हम करंट निकालना हो I = P/V, तो P हमारे पास थी 100 वाट डिवाइडेड हो जाएंगे V से, जो कि हम इनपुट पे दे रहे हैं यानी कि 1000। तो 100 को डिवाइड कर दिया हमने 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.1 वैल्यू आ गई। तो ये 0.1 एम्पेयर हमारा IP हो जाएगा। IP = 0.1। अब हमें मालूम करना है IS यानी कि सेकेंडरी पे बहने वाला करंट। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, यानी कि I = P/V। तो हमने जो सेकेंडरी पे वोल्टेज लिए थे वो थे 100, सॉरी P ऊपर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 100 वाट डिवाइडेड बाय 100 वोल्ट। तो 100 को 100 से किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1। तो IS की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो 1000 वोल्ट को 100 वोल्ट में स्टेप डाउन कर रहा है, तो वहाँ पर इनपुट पे 0.1 एम्पेयर फ्लो हो रहा था करंट, और इसकी सेकेंडरी पर जो है वो 1 एम्पेयर हो रहा था। तो कितना 10 गुना फ़र्क आ गया। जितने वोल्टेज हमारे ड्रॉप हुए उतना करंट हमारा इंक्रीज़ हो गया। इसी को आप जो है वो रिवर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप वोल्टेज जो है वो प्राइमरी पे कम कर दें, सेकेंडरी पे ज़्यादा कर दें। मसलन प्राइमरी पे चलें, हमने 1000 ही रखें, तो हमारे VP जो है वो 1000 ही हैं। VS से हम ले रहे हैं 2000। तो अब हमने आउटपुट पर अपने वोल्टेज बढ़ा दी, यानी कि ट्रांसफार्मर को स्टेप अप कर दिया है। तो यहाँ पर तो इसकी पावर वही है, चूँकि पावर हमने बताया कांस्टेंट है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 0.1 आ रहा था हमारे पास आंसर। अब अगर हम इसकी सेकेंडरी पे करंट मालूम करेंगे तो वो मज़ीद कम हो जाएगी, चूँकि हमने वोल्टेज बढ़ा दिए। तो 100 डिवाइडेड बाय 2000, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये ज़ीरो हो गई है, यानी कि वैल्यू ज़ीरो हो गई है। करंट बिल्कुल ही 0.1 से भी नीचे चला गया। तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम हो रहा है, वोल्टेज कम करने पर करंट बढ़ रहा है। उस सूरत में कि हमारी पावर कांस्टेंट है। जैसा कि हमने बताया कि ट्रांसफार्मर में पावर हमारी कांस्टेंट होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता सिवाय लॉसेस के। लॉसेस से पावर पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसका फार्मूला इस तरह हम मालूम करते हैं। ये एफिशिएंसी मालूम करने का फार्मूला है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बराबर होती है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। मसलन हमें आउटपुट पर 100 वाट मिल रही थी, इनपुट पर हमने 105 वाट दी थी। तो अब 100 डिवाइड बाय 105 देख लेते हैं हम क्या आंसर आ रहा है। जो भी आंसर आ रहा है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 95.2। तो ये परसेंटेज हमारे पास आ गई 95.2। ये ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला होता है, जो कि हमने बताया था कि 99% तक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है, यानी ट्रांसफार्मर में लॉसेस बहुत कम होते हैं। तो नॉर्मली 1% या 2% के करीब होते हैं। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा डिफरेंस रखा है। तो इसका मतलब है कि 105 अगर हम वाट दे रहे हैं ट्रांसफार्मर को, तो उसके आउटपुट पर हमें 100 से ज़्यादा ही मिलेंगे। अगर हम 99% रखेंगे यहाँ पर एफिशिएंसी, तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अच्छी होती है। तो अब हमने बात कर ली EMF इक्वेशन पर, वोल्टेज और नंबर ऑफ़ टर्न्स पर, करंट पर। आखिरी चीज़ थी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होता है ट्रांसफार्मर का। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का मतलब ये होता है कि इससे हम किसी भी ट्रांसफार्मर के स्टेप अप और स्टेप डाउन होने का पता लगाते हैं। वो किस तरह कि वोल्टेज सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज प्राइमरी ये बराबर होते हैं नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ प्राइमरी, जैसा कि हमने बताया। तो इसके बाद जो हमें वैल्यू मिलती है उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, उसको हम K से ज़ाहिर करते हैं। अगर K की वैल्यू 1 से नीचे है
तो इसका मतलब है हमारा ये ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप डाउन है। अगर वन की वैल्यू के की वैल्यू 1 से ऊपर है तो इसका मतलब है हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। Vs पे हमें मिल रहे थे 2000 वोल्ट, Vp पे हमने दिए थे 1000 वोल्ट। तो ये क्या हुआ, Vp पे हमने 1000 दिए, Vs पे हमें 2000 मिले, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसको हम रेशो से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स मालूम करने थे। मसलन नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी के जो थे वो हमारी प्राइमरी से डबल होने चाहिए। मान लें कि सेकेंडरी के 1500 नंबर ऑफ़ टर्न्स थे और प्राइमरी के, चूँकि यहाँ डबल हो रहे हैं वोल्टेज, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 750 नंबर ऑफ़ टर्न्स थे। तो सबसे पहले तो हम इनको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 2000 डिवाइडेड बाय 1000, ये हमारे पास 2 आ गया आंसर। 1500 1500 डिवाइडेड बाय 750, यहाँ पर भी 2 आ गया। जैसा कि हमने बताया कि Vs डिवाइडेड बाय Vp बराबर होते हैं Ns डिवाइडेड बाय Np के। तो ये वैल्यू हमारी K कहलाती है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं। तो 1 से ऊपर आ गई वैल्यू, यानी कि इस वक्त हमारी वैल्यू 2 आ रही है। इसका क्या मतलब है, ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज 1000 को सेकेंडरी वोल्टेज 2000 में बढ़ा रहा है, स्टेप अप कर रहा है। तो इसका जो वैल्यू आई वो 2 आई। तो 1 से ऊपर होने का मतलब है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। 1 से कम किस तरह आएगी, इसी को हम उल्टा कर लेते हैं। यानी कि हमारे जो वोल्टेज सेकेंडरी हैं वो हैं 1000, वोल्टेज प्राइमरी हैं वो हैं 2000। तो 1000 को जब हम ऊपर रखेंगे, 2000 को नीचे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5। इसी तरह हम इसको भी उल्टा रख देंगे, यानी कि 750 को ऊपर और 1500 को नीचे, जैसा कि फार्मूला बता रहा है। तो हमारे पास 0.5 आएगा आंसर, यानी कि 0.5 इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होगी। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास 0.5 आ जाएगी। तो ये 1 से कम हो गई। तो इससे हमें पता चल गया ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इस तरह मालूम किया जाता है किसी भी ट्रांसफार्मर का। इससे हमें पता चलता है कि ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो आज की वीडियो में हमने ईएमएफ इक्वेशन, वोल्टेज एंड नंबर ऑफ़ टर्न्स, करंट की इनपुट आउटपुट और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ट्रांसफार्मर की मज़ीद डिटेल्स को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।